उनको भी दिया जाएगा। ठीक है जी, हम ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे शहनाज बेगम से, जिन्होंने ये कंप्लेंट थोड़ी देर पहले की थी कि उनकी 10 साल से बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता वो सुइयां चुभ रही हैं और अब तो वो इतनी शिद्दत से तकलीफ का शिकार थी। वो कहती थी मुझे लगता है कि मेरे खून में कुछ घूम रहा है। और अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी कि उनके लिए नक्शबंदी साहब ने भी पढ़ा और इन लोगों ने भी पढ़ा। तो अब वो गई थी हसन के पास, उसके बाद मेरा ख्याल है उनसे बात हो गई है। मैं ब्रेक के बाद उनसे आपको मिलवाऊंगी कि अब उनकी खुद की कैफियत क्या है। जी प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक मरतबा फिर दोस्तों, अब बहुत कम चूंकि इस प्रोग्राम में टाइम रह गया है। अगर आप लोगों को आज कॉल नहीं मिल सकी है, नक्शबंदी साहब और उनकी टीम से बात आपकी नहीं हो सकी है, तो आप हमें 436 पर इस वक्त भी SMS कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के बाद भी कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों की कॉल्स जो है वो डायरेक्ट इनको दे दें और आपसे बात करवा दें, क्योंकि प्रोग्राम के कुछ देर बाद तक ये लोग हमारे साथ होते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ एक और इस वक्त आपके पास माइक है, आसिफ साहब माइक है जी, आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा। जो भाई है मेरा अमेरिका के अंदर, आज तकरीबन 20-22 साल हो गए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन उतना परेशान रहा है उसकी वाइफ ने और आगे पीछे जो उनके थे करीब करीब, इतना उनको परेशान किया कि वो मतलब अपना जहन उनका बस में नहीं था। मतलब ये कि वो बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी और वो खुद बच्चों का ख्याल भी रखता था, दुकान भी देखता था। फिर असल में खुद भी वो उनकी बेगम लेके आई है यहाँ पाकिस्तान, बच्चों को छोड़ के गई हमारे पास। 2 साल यहाँ पढ़ते रहे, 2-2.5 साल। फिर उसके कुछ दिन बाद। और भाई कहाँ है आपके? भाई अभी जेल में। भाई ने असल में वो जो थी मैक्सिकन थी इनकी वाइफ, बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी। फिर वो इस्लामिक सेंटर है वहाँ कोई वुमेन सेंटर वगैरह, उन्होंने आगे पीछे होके इनको बताया कि भाई बच्चों को बुलाओ अपने पास। तो बच्चे, और केस वेस भी चल रहा था उनका, जॉइंट कस्टडी केस था। और किसी ने दोस्त एक है मंजूर मेमन, कहते हैं वो जादू टोना करता था। जो वकील से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने इनको जहन खराब किया कि भाई ये बच्चे तुमसे ले जाएंगे, और बच्चों से बहुत प्यार करता था वो। तो बोला बच्चे मैं नहीं दूंगा उसको, बच्चे मेरे खराब कर देगी, बच्चे मैं नहीं दूंगा इनको। और जब उनको पता लगा, भाई को बताया हमने कि वो अमेरिका से यहाँ आए, हम लोग गार्डन पे रहाइश थी, तो घर नहीं आए हमारे, वो बाहर से बच्चे वॉच कर रहे थे। बच्चों को बुलाया, बच्चे नजदीक नहीं गए, छोटी बच्ची नहीं गई, बोला नहीं घर पे आके बात करो। तो फिर बच्चों ने हमें बताया, फिर हम स्कूल गए, स्कूल से बच्चों को साथ लेके आए। हम डर गए, पता नहीं क्या मसला है, बच्चा अगवा करने आए। बाद में पता लगा उसकी वालदा और एक बीबी करके है, वो आई है वहां से। अच्छा। तो फिर भाई आया, वापस आया, फिर बच्चे लेके गया, क्योंकि बच्चे खुद छोड़ के गई थी यहाँ पे, और वकील से लिख के भी गई थी कि बच्चे मैं खुद अपनी उस पर लेके जा रही हूँ। शादी भी अटेंड की, अपनी मर्जी से छोड़ के गई। मेरे निकाह में भी आई, निकाह अटेंड करके फिर गई। अच्छा जी। तो वो ठीक नहीं थी, मतलब है कि वो बस भाई बहुत परेशान था। तो वो भाई को जैसे मंजूर मेमन, वकील ने बताया कि मंजूर मेमन इनके पास आया, उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से बच्चे जाएंगे और बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे दोबारा। अच्छा। तो भाई ने बस, उसका जहन तो काम नहीं करता था, परेशान था, टेंशन में रहता था हर वक्त, दुकान भी संभालनी और बच्चों को भी संभालना। तो फिर बोला बच्चे मैं नहीं दूंगा। अब हमने तो यही सुना है, हमें भी तकरीबन 17 दिन बाद पता लगा, ईद के छुट्टी थी, 2010 की बात है। 17 दिन बाद हमें पता लगा। वो भी भाई के दोस्त ने फोन किया, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसा मसला है, तुम्हारे भाई ने अपने आप को भी शूट किया और बच्चों को भी मार दिया। अपने आप को शूट कर लिया? अपने आप को भी शूट किया उसने, कोशिश की। हाँ, मुंह पे। बच्चों को मार दिया? बच्चों को भी मारा, अपने आप को भी फायर कर दिया। शूट किया उन्होंने, फायर किया अपने आप को, गोली यहाँ से लग के तो यहाँ से निकल गई। हाँ जी, तो यानी आर पार हो गई। और बच्चों को भी बता रहे हैं, 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। हाँ। छोटी बेटी जो है तकरीबन 6-7 साल की थी, बड़ा बच्चा 10 साल का था, 12 साल का, तो बड़ी बच्ची 14 साल की थी। तो सोते हुए तीनों को हमने नहीं देखा, लेकिन अमेरिका में कि पाकिस्तान में? अमेरिका में। यहाँ से बच्चे ले जा चुका था, केस चल रहा था कोर्ट में, उनकी वाइफ ने केस इंटर किया था।
تو اتنے پیارے بچے تھے, یہاں 2-2.5 سال رہ کے گئے ماشاءاللہ. قرآن بھی ختم کیا, نماز بھی پڑھتے تھے, البدر اسکول میں پڑھتے تھے. تو یہ سب کیا ہوا, کیسے ہوا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی باپ نے 3 بچوں کو بھی اپنے بچوں کو مار دیا, بقول اور انٹرنیٹ, اور ہمیں کوئی خبر نہیں تھی. 17-18 دن ایسے گزر گئے. وہ بھی میرا ایک دوست ہے وہاں پہ, اس نے فون کیا کہ ہم نے بھی نیٹ پہ دیکھا, خبروں پہ دیکھا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے ہمیں کوئی نہیں بتاتا. پھر وہ وہاں کی جیل میں ابھی؟ ہاں, وہاں کی جیل میں. یہ بھائی نے کیا یا کسی اور نے کروایا ہے, کسی ایسی چیز نے, کیونکہ بھائی جب یہ پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم یہاں آیا تھا بچوں کو چھوڑنے کے لیے, تو ان کی وائف, بچوں کو چھوڑنے کے لیے تو ان کی وائف آئی تھی. وہ وائف کے جانے کے بعد تقریباً 1 سال بعد وہ پھر آئے تھے, یعنی 20-22 سال بعد وہ پہلی دفعہ یہاں آئے تھے. خود نہیں آئے تھے, پہلے بچے بھیجے تھے انہوں نے, وائف کو بھیجا تھا, بعد میں وہ آئے تھے. تو میری کبھی کبھی اس سے بات ہوتی تھی تو یہی کہتا تھا وہاں مجھے کچھ عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. میں اندر واش روم میں جاتا ہوں, شیشے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زبان ایسے بڑی بڑی نظر آتی ہے. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, میرے ساتھ وہ ہوتا ہے, اور یہ کون کراتا ہے کون نہیں کراتا. لیکن بقول بھائی کے کہ اسے شک تھا کہ اس کی وائف یہ کچھ کراتی ہے. گھر کے اندر سے کیلیں نکلی, زمین پہ دسی ہوئی. یہ آپ کے بھائی نے بتایا آپ کو؟ بھائی نے بتایا کہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ وائف کراتی ہے. اس تو لیے بچے کتنے بڑے؟ ایک 14 سال کا بچہ, 14 سال کی بیٹی تھی اور 12 سال کا بیٹا تھا ان کا. چھوٹی بیٹی 6-7 سال کی تھی تقریباً. تینوں بچوں کو مار دیا؟ تینوں بچوں کو. لیکن بھائی نے مارا, کس نے مارا, یہ ابھی تک بھائی سے بات نہیں ہوئی. یہ کیس ہونے کے بعد 2 سال گزر گئے اس کو بھی. تو اچھا, اس جب انہوں نے اپنے بچوں کو مرڈر کر دیا, جی, اس کے بعد ان سے آپ کی بات چیت ہوئی کبھی؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ جیل میں لوگوں سے؟ ہاں نہیں, ایک وکیل وہاں سے آئی تھی, بقول اس کے کہ میں سجاد کی وکیل ہوں. سجاد نام تھا بھائی کا میرے, سجاد گوہر, کہ اس کی طرف سے ہوں. تو میں آپ لوگوں سے معلومات کر رہی ہوں کہ پہلے کیسا تھا, اس ذہنی طور پہ کیا تھا, غصے والا تھا, کیسا تھا, کیا جو حقیقت تھی آپ نے بتا دی کہ تھا تھوڑا سا غصے والا تو تھا, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس کے ساتھ. یہ سب وہاں جا کے ہوا. شہر تھا, کیا تھا, کچھ پتہ نہیں. اللہ. اچھا, کیا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں, کیونکہ پچھلے کتنے دنوں سے آپ کا رابطہ نہیں ہے اپنے بھائی سے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال. 2 سال سے وہ زندہ ہیں جیل میں؟ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2-3 مہینے 2-3 مہینے وہ ہاسپٹل میں بھی رہا ہے. سننے میں یہی آیا تھا, ہاسپٹل میں رہا ہے. ہاں, زیر علاج تھا وہ. نام کیا بھائی کا؟ سجاد گوہر. اور والدہ کا نام؟ زینت. اچھا, کیا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے یا زندہ ہے؟ یہ چیزیں یقینی نہیں ہے, مطلب اس میں کہ زندہ ہے, مردہ ہے, کس حال میں ہو بھی سکتا ہے, صحیح بھی آ سکتا ہے اور غلط بھی آ سکتا ہے اس میں, کیونکہ یہ امکانی چیزیں. اچھا, اس میں بین ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہر علم کو ایک حدود دی ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہاں یہ چیز موجود ہے, بندہ زندہ ہے, یہ مردہ ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات صحیح بھی آ جاتے, بعض اوقات نہیں بھی آتا, کیونکہ اللہ نے اپنا ایک نظام. اور یہ امراض سے جو تعلق ہے تو ایسا کوئی اثر تو نہیں آ رہا, اس پہ اثر نہیں آ رہا. ڈپریشن, سائیکولوجیکل اور اس طرح کی النس کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کا غیرت جو ہوتی ہے نا وہ ڈپریشن ہے. بس یہ کہ یہ ہماری کمزوری سمجھو یا ایسی چیز سمجھو کہ ہم روشنی کو, یعنی ہر چیز جو روشنی کرتی ہے ہم اس کو سورج سمجھتے ہیں, یا ہر چیز جیسے وہ ایک ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. حقیقت دنیا جو ہے اس کو نہیں سوچتے, تو ہمارے ساتھ ہی معاملات پھر ہوتے ہیں, اس کا انتہا یہی ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ چیز بھی پروو ہوتی ہے کہ ہر چیز, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا, آپ نے والدہ کا نام بھی پوچھا اور آپ کو نہیں لگا کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہے, آپ کو لگا کہ یہ کوئی ان کی ڈپریشن کی سائیکولوجیکل ہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان سے یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے. اچھا, یہ مجھے آپ ذرا دیں گے مائک؟ میں اب یہاں شہناز بیگم سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, آپ سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اب؟ طبیعت صحیح نہیں ہوئی, نہیں ہوئی صحیح نہیں ہوئی. مطلب ابھی نا میرا پچھلا حصہ پکڑ لیا اور گھوم رہا ہے. کتنی آ رہی ہے؟ پورے جسم میں گھوم رہا ہے. گھوم تو رہے چپن, وہ جو سوئیاں جب گھومتے نا تو نہیں, جب نوچتے نا جسم, جب سوئیاں اور جیسے کانٹے چپ رہے. اور نام کیا ہے؟ شہناز پروین. والدہ؟ رئیسہ خانم. اب بہت ہی گھوم رہے ہیں, بہت. دوا لینے نا ابھی ڈاکٹر کے پاس جا کے, آپ کا جادو کاٹ دیا اس نے, لیکن پڑھائی نہیں چھوڑیے گا. صحیح ہے,
साइकेट्रिक से दवा लेना, बाकी किसी आम फिजिशियन डॉक्टर से नहीं लेना, वो दवा देंगे आप ठीक हो जाएंगे। सही है? आपको कुछ नफ्सियात का जो डॉक्टर है उससे दवा थोड़ी देर बिठा दो। अब ये सब चीजें देखो, एक चीज आपकी जिस्म में कितने वक्त रहा, नहीं हो ये गया। बिल्कुल सहर जो है वो इसी तरह से है कि मिसाल के तौर पर कोई चीज जो है हमारे जिस्म पे तेज धार कोई चीज लगती है और उससे कट आ जाता है, उस चीज को तो हम रिमूव करते हैं, मेरी बात सुनिए, उस चीज को तो हम रिमूव कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हटा देते हैं, लेकिन जो जिस्म के ऊपर कट है उसको हील करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो जादू की वजह से जो आपके जिस्म के ऊपर असरात, नेगेटिव असरात जो आए हैं, उसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर जिस्म के ऊपर कट लग चुका है, आपने उस कट लगाने वाली चीज को तो हटा दिया, उन शयातीन को, जिन्नात को जो है वो तो खत्म कर दिया, लेकिन उसको हील करने में थोड़ा सा टाइम लगता है डॉक्टर। थोड़ी सी अगर मेडिसिन लेंगी अगर आप, उससे जल्दी रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जितनी मदद होती है जादू की, इतना ही वक्त बाद वक़्त इलाज पे भी लग जाता है। मैंने अपनी किताब मुजर्रबात उस्मानी में ये लिखा है कि जितनी मसलन 7 दिन में अगर जादू का वक्त 7 दिन का हुआ है तो 3 दिन में वो मरीज ठीक हो जाएगा। अगर 15 दिन का है वो 7 दिन में ठीक होगा। इसी तरह अगर 1.5 साल का है, 4 महीने का है, 2 साल का, वो 1.5 साल में जाकर ठीक होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि 11 तारीख से आप हमारा एक स्पेशल इंशाल्लाह 11 जून से प्रोजेक्ट देख सकेंगे, और 11 बजे के बाद, एक दस्तक के बाद एक नया शो शुरू हो रहा है साहिर लोधी साहब का, उनका आप 11 बजे लाइव शो देखा करेंगे फिर अब 11 जून से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमने रिक्वेस्ट की थी अरशद साहब से कि आज का प्रोग्राम जुम्मतुल मुबारक भी है, तो हम नाते रसूल मकबूल से और सॉरी मैं एक बात बताना यहाँ भूल गई, आप प्लीज आ जाए। ये एबटाबाद और क्या इस्लामाबाद और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद के जो इलाके हैं वहाँ मोहम्मद ताहिर अलवी साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद तैयब साहब मुझे उनका पता बता दें पूरा। जिला एबटाबाद में लोरा के इलाके में कारी मोहम्मद रियाज अलवी साहब हज़रती के खलीफा है, मेरे वालिद साहब हैं जी। और पिंडी में एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही, खाना पुल स्टॉप के करीब, फिजाई कॉलोनी के बिल्कुल बैक साइड पे बड़े भाई हैं कारी मोहम्मद तैयब अलवी, वो भी खलीफा हजरत के खलीफा है। और इस वक्त इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूँ और मुल्तान की ड्यूटी लगी है मेरी इंशाल्लाह अजीज। वहाँ जाने के बाद जो भी सेटअप होगा वो मैं वहाँ जाने के बाद मुतल्लिक़ नात है, उसमें जो सबसे इम्प्रेसिव जो मतलब शेर कह लें वो मैं अब सुना देता हूँ थोड़ा सा पहले, और बीच में 1-2 शेर वक्त की कमी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है।
ایک خاص شعر جس کی وجہ سے نعت بہت مجھے امپریسو ہے.